एडू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे पास ये कुछ स्लाइड्स हैं जो इस विषय को समझने में हमारी मदद करेंगी। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये निर्देशक तत्व आखिर हैं क्या, संविधान में इन्हें क्यों रखा गया है? ये सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, राज्य यानी सरकार के लिए एक तरह के निर्देश है। मतलब एक गाइड बुक है। ये बताते हैं कि देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय किन आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, जैसा कि पहली स्लाइड में दिख रहा है, ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, और ये विचार आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड से? ओके। जी, और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना। कल्याणकारी राज्य, इसका मतलब है एक ऐसा राज्य जो सिर्फ कानून व्यवस्था ही ना देखे, है ना, बिल्कुल, बल्कि ये अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास की भी चिंता करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी संवैधानिक स्थिति को और समझते हैं। बिल्कुल। जैसा कि अगली स्लाइड में बताया गया है, इनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं। नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं करते, बल्कि सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर सरकार इन निर्देशों का पालन ना करे तो क्या हम अदालत जा सकते हैं, जैसे हम मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स के हनन पर जाते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें अगली स्लाइड पर मिलता है। अनुच्छेद 37 साफ कहता है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। जी, इसका मतलब है कि आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर इनका क्या महत्व है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। भले ही ये कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन अनुच्छेद 37 ये भी कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत है। फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। हाँ, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और कानून बनाने में इन तत्वों का इस्तेमाल करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये एक तरह से देश का नैतिक कंपास है। अच्छा, तो इन्हें समझने के लिए विचारधारा के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ये वर्गीकरण संविधान में तो नहीं है, पर समझने के लिए अच्छा है ना? हाँ, ये हमें इन सिद्धांतों के पीछे की सोच को समझने में मदद करता है। चलिए पहले समाजवादी सिद्धांतों, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को देखते हैं। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, जो अनुच्छेद 39 घ में है, और प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ, अनुच्छेद 42 जैसे पॉइंट्स हैं। ये तो सीधे सीधे सामाजिक और आर्थिक न्याय से जुड़े हैं। बिल्कुल। इनका उद्देश्य है कि समाज में आर्थिक असमानता कम हो और सभी को काम करने की बेहतर और न्यायपूर्ण परिस्थितियां मिले। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, मतलब अनुच्छेद 44A, वो भी इसी सोच का हिस्सा है। अब आते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर, गांधीयन प्रिंसिपल्स पर। इसमें तो कुछ बहुत जाने पहचाने विचार हैं, जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। हाँ, ये सिद्धांत महात्मा गांधी के सपनों के भारत को दर्शाते हैं। आत्मनिर्भर गांव, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, समाज के कमजोर वर्गों यानी SC/ST का उत्थान, नशा मुक्त समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। और इसी में अनुच्छेद 48 में गोवध निषेध भी आता है। जी। और तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसमें अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है, जिस पर आजकल तो काफी चर्चा होती है। जी, बहुत। इस श्रेणी में आधुनिक और वैज्ञानिक सोच वाले सिद्धांत हैं, जैसे सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून यानी UCC, फिर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, जो अनुच्छेद 51 में है। पर्यावरण की रक्षा, अनुच्छेद 48A, भी इसी का एक हिस्सा है। एक स्लाइड में अनुच्छेद 39 को और विस्तार से बताया गया है। इसमें लिखा है धन और उत्पादन साधनों का संकेंद्रण रोकना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि देश की संपत्ति और संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में जमा न हो जाएं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जी, उनका वितरण ऐसा हो कि उससे पूरे समाज का भला हो। ये आर्थिक न्याय का मूल आधार है। इसी में स्त्री पुरुष दोनों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन
और समान काम के लिए समान वेतन की बात भी है। अच्छा, तो क्या इन सिद्धांतों में समय के साथ कोई बदलाव या संशोधन भी हुए हैं? हाँ बिल्कुल, जैसा कि अगली स्लाइड दिखाती है, 42वें संशोधन 1976 में 3 महत्वपूर्ण चीजें जोड़ी गईं। 3 चीजें। एक, गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता यानी 839A, दूसरा, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी 8343 है। और तीसरा, पर्यावरण की रक्षा 848A। इसी तरह 86वें संशोधन 2002 से अनुच्छेद 45 के विषय को बदला गया, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात कही गई। अर्ली चाइल्डहुड केयर। बिल्कुल। और फिर 97वें संशोधन 2011 से सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। अब उस तुलना पर आते हैं जो अक्सर की जाती है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व DSPA में क्या अंतर है? स्लाइड में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। मूल अधिकार भाग 3 में है, अमेरिका से लिए गए हैं और ये वाद योग्य है। जस्टिशिएबल, मतलब आप इन्हें लागू कराने कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और व्यक्तिगत कल्याण पर केंद्रित हैं। और DSP, वहीं DSP भाग 4 में है, आयरलैंड से लिए गए हैं और ये अवाद योग्य है, नॉन जस्टिसिएबल। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य रखते हैं और इनका ध्यान पूरे समुदाय या समाज के कल्याण पर होता है। आखिर में यहाँ एक एग्जाम चीट शीट दी गई है जिसमें कुछ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये याद रखने के लिए काफी उपयोगी है। जी, ये वो अनुच्छेद हैं जिनका जिक्र बार बार परीक्षाओं में और सार्वजनिक बहसों में होता है, इसलिए इनकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की आत्मा हैं। ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने के लिए देश को लगातार प्रयास करना है। जैसा कि आखिरी स्लाइड में लिखा है, ये सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ कानून के शब्द नहीं, बल्कि एक बेहतर भारत का विजन है। यहाँ एक विचार मन में आता है, चूंकि इन सिद्धांतों को कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता, तो फिर नागरिक ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकारें संविधान की इस भावना के प्रति सच्ची रहें? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।